चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है लाइव आई गए हैं। चलिए, सब अच्छे ही होंगे यार, मेहनत वहनत चल ही रही होगी, करते रहिए। देखिए, कल एक वीडियो अपलोड की थी, लास्ट टाइम जो भी की थी, कल या परसों को एक दिन रहा होगा, अब एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, वो आती रहती हैं वीडियोस। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने क्या किया था, एनडी 19 के जो वोकैब थी, एनडी 19-1 की जो वोकैब थी, जिसमें हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए थे बहुत अच्छे तरीके से। उस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आज मैंने आपसे बोला था कि कुछ एक प्रीवियस ईयर बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे बैक टू बैक। आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो इसी टाइप के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम करते रहेंगे। देखिए, मैंने आज एक 4 क्वेश्चंस तैयार किए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, इनको सीखेंगे, समझेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को करना चाहिए, टैकल एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको कैसे देखें, कुछ अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये 3-4 क्वेश्चंस आज मैंने लिखे हैं, इन पे काम करते हैं, इनको सीखते हैं, इनके अंदर क्या है एक्चुअल में, इनसे हम क्या नया सीख सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों क्या है, कैसे है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं एक बार, मजा आएगा। चलिए, देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अपने एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है 19 का। तो क्वेश्चन था रविंद्रनाथ टैगोर, और एक चीज ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक करना सीखो। समझ रहे हैं आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक करना सीखेंगे तो क्वेश्चंस की थीम अच्छी पकड़ पाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, और उसके बाद लग गया कॉमा, और कॉमा के अंदर लिखा है अ नोबल लॉरिएट एंड द नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम। ठीक है, फिर कॉमा लग गया और आगे लिखा है फाउंड, आगे लिखा है फाउंड शांति निकेतन। तो पॉइंट समझना दोस्तों, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, इसके अंदर है क्या। पहला कंसेप्ट ये समझते हैं कि ये जो कॉमा लगा हुआ है यहां पे भी और यहां पे भी, इसका क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा, जैसे आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन लिखा मैंने, मनमोहन सिंह कॉमा फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया। समझना आप लोग, मनमोहन सिंह कॉमा फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। देखते हैं कंसेप्ट क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझना, आपको मजा आएगा। देखिए क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर 2 टाइप की क्लॉजेज होती हैं। आप समझना जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, एक होती है डिफाइनिंग क्लॉजेस और एक होती है नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस। अब ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस क्या होती हैं, तो देखिए, डिफाइनिंग का मीनिंग हो गया जो सेंटेंस के अंदर मीनिंग दे। समझ रहे, जो अपने सेंटेंस को रिलेट करे। जैसे मैंने लिखा, आप इस बात को समझना, राममोहन हु इज हियर इज माई पाल। आप ध्यान से समझना जो मैं आपसे बात बोलना चाह रहा हूं। मैंने कहा मोहन हु इज हियर, तो आप देखो, ये अगर देखो ना, हु इज हियर, ये जो क्लॉज है कहीं ना कहीं ऐसे ही तो है, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, बिल्कुल ऐसे ऐसे ये है, नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, है कि नहीं है। तो कहने का मेरा क्या मतलब हो गया, देखिए इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग क्लॉज। क्यों डिफाइनिंग है, क्योंकि आप देखो ये जो WH फैमिली है, ये इस मोहन जो लिखी हुई सब्जेक्ट है, इसी की वजह से क्या क्वालिफाई कर रहे हो आप, वर्ब, है कि नहीं। आप ध्यान से देखो भाई, अगर इस जगह मोहन की जगह दे लिखा होता तो दे के अकॉर्डिंग आप इसकी जगह आर ना कर देते।
तो ऐसी क्लॉजेज जो WH फैमिली से जुड़ी हों और अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब को क्वालिफाई करें, उनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग क्लॉजेज। पॉइंट समझ आया दोस्तों? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए तो इनको हम कौन सी क्लॉजेज बोल देते हैं दोस्तों? डिफाइनिंग क्लॉजेज। पॉइंट समझ आया? तो देखो, अगर मैं बोलता आई हु, तो यहां मैं लिखता एम हियर, दे हु आर हियर। पॉइंट समझ रहे? मोहन ही हु इज हियर। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, वो क्लॉजेज जो WH फैमिली से जुड़ी हुई हैं और WH फैमिली से जुड़ने के बाद वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही हैं, उनको बोलते हैं हम डिफाइनिंग क्लॉजेज। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? उनको हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग क्लॉजेज। अब वो डिफाइनिंग क्लॉजेज जो होती हैं वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आगे के पूरे सेंटेंस को क्या करती हैं? क्वालिफाई करती हैं। ये बातें जब हम क्लॉजेज चैप्टर एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। क्लॉजेज के जब हम पार्ट्स की बातें करेंगे, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की, और बाकी आप समझ ही गए होंगे। समझे? तो इस WH फैमिली में हमें कॉमा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो WH फैमिली है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये प्रोकंज की तरह काम कर गई। प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? तो यहाँ WH फैमिली कंजंक्शन की तरह वर्क कर गई, और जब कंजंक्शन बन गई तो एंटीसीडेंट को अपने उसके क्या है, बाकी बचे हुए सेंटेंस के पार्ट से क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। एक पॉइंट क्लियर होता है? अगर आपको एक पॉइंट क्लियर होता है तो मोहन हु इज हियर इज माई पाल, तो ये WH फैमिली क्या हो गई? अपनी डिफाइनिंग क्लॉज हो गई यहां से यहां तक। इसको हमने क्या बोल दिया? डिफाइनिंग क्लॉज बोल दिया। अब अगर मैं अगली बात करूं तो दोस्तों देखो, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज क्या होती है? नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज वो क्लॉजेज होती हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कॉमा से स्टार्ट हो और फिर दूसरे एक कॉमा पे खत्म हो जाएं। इनको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज, नॉन डिफाइनिंग पार्ट। ठीक है दोस्तों, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है। अब याद रखना, जो भी सेंटेंस के अंदर नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज होती हैं वो केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? वो सेंटेंस की क्या होती हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं होती। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन का मीनिंग ये हो गया कि अगर ये सेंटेंस के अंदर रहे तो हमारे लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नहीं रहे तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता। मेरा पॉइंट समझे? मेरे कहने का मतलब है, आप एक चीज देखो, मनमोहन सिंह मेरा सब्जेक्ट है और वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ये मेरा इस सब्जेक्ट का कौन है? वर्ब या प्रेडिकेट, और ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इतने में ही कंप्लीट हो गया। मनमोहन सिंह वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो? तो यहाँ ए ना बोल के वॉज द ग्रेट इकोनॉमिस्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ओनली वन की बात है, एक तो वन ऑफ मैनी हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। अब वॉज द ग्रेट इकोनॉमिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने बोला मनमोहन सिंह वॉज द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, या ए भी ठीक है यार, हो सकता है बहुत सारे रहे। वैसे अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो केवल मनमोहन सिंह, बाकी तो अपने जो RBI के गवर्नर वगैरह होते हैं उनको भी अच्छी नॉलेज होती है, तो ओनली वन नहीं बोल सकते, आ लगा तो कोई इशू नहीं है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। आर्टिकल में हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा मनमोहन सिंह कॉमा फॉर्मर PM ऑफ इंडिया कॉमा वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। समझने की बात यह है, इस कॉमा के अंदर जो आपने पार्ट रखा उसको हमने बोला नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अब जो नॉन डिफाइनिंग पार्ट है, आपसे मैंने क्या कहा? नॉन डिफाइनिंग पार्ट सेंटेंस की केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, इससे ज्यादा वो सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता। और अगर ऐसी बात है तो आप एक बात समझ गए होंगे कि अगर ये सेंटेंस में रहे तो फर्क नहीं पड़ता और हट जाए तो फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला मनमोहन सिंह वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बिल्कुल सही बात है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि सेंटेंस की टोन थी, आप समझ गए। लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन शायद आपको नहीं पता था कि वो अब से पहले भारत के क्या भी रह चुके हैं? PM ऑफ इंडिया। तो फॉर्मर PM ऑफ इंडिया जो है ये अपने आप में क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पॉइंट समझ आया दोस्तों?
तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, चूंकि ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है और ये केवल और केवल किस में जाती है, नॉन डिफाइनिंग पार्ट में, तो ये केवल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा सेंटेंस के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा पॉइंट क्लियर होता है दोस्तों? अगर आपको मेरा पॉइंट क्लियर होता है तो हमें एक बात तो समझ आती है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था ये आपने देख ही लिया होगा, नोट कर ही लिया होगा इस कंसेप्ट को। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर मैं आगे की बातें करता हूं, तो आपको समझाता हूं। तो अगर मैं इस बात को समझ गया दोस्तों, तो आप इतनी बात फिर समझे कि ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर और इसके बाद लगा कोमा। इट मीन्स यहां से यहां तक अ नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम। यहां तक ये पूरी की पूरी क्या है दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और अगर मैं इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता हूं तो यानी कि ये नॉन डिफाइनिंग पार्ट हो गया मेरा। नॉन डिफाइनिंग पार्ट है कि नहीं ये सेंटेंस का, और इसको मैंने क्या बोल दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये सेंटेंस में रहे तो बहुत अच्छा है और चली जाए तो हमें कोई गम नहीं। पॉइंट समझना। लेकिन एक्चुअल में जो ये सब्जेक्ट रखा है ना, जो आप देख रहे हो रविंद्रनाथ टैगोर, इसकी वर्ब कौन है, फाउंड। इसकी वर्ब ये है और पूरा सेंटेंस ये है, फाउंड शांति निकेतन। ये वर्ब अगर आप देखो तो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि फाउंड व्हाट, ठीक है। आगे क्या लिखा, शांति निकेतन, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप मेरी बात को समझना, मैंने आपसे ये कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड शांति निकेतन, एक्चुअल में सेंटेंस इतना ही था, लेकिन मुझे आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये देनी थी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि वो एक नोबल लॉरिएट भी थे और साथ ही साथ क्या थे, जो हमारा नेशनल एंथम है उसके क्या भी थे, ऑथर भी थे। तो इससे क्या हमें पता चलता है दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना तो की ही थी, उसके साथ साथ वो एक नोबल लॉरिएट और ऑथर भी थे, किसके, नेशनल एंथम के। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, चूंकि ये नॉन डिफाइनिंग पार्ट है तो ये सेंटेंस में केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आप इसको हटा दो तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, लगा रहने दो तो सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क का मतलब क्या, कोई भी वर्ब इस एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से मूव नहीं करेगी। आपका सब्जेक्ट या वर्ब चेंज नहीं हो सकते, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी, उसका इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब अगर आपको इतनी बात समझ आती है दोस्तों, और आप लोगों को मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, अब इन सेंटेंसेस को देखने की अगर हम बातें करें तो देखो इस तरीके से इनको समझने की कोशिश करना, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा ज्यादा अच्छे से कि एक चीज देखो, ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और ये रही इसकी वर्ब फाउंड शांति निकेतन। तो एक्चुअल में तो सेंटेंस बस इतना सही है कि रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड शांति निकेतन, ये मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब सेंटेंस के अंदर अगर एरर है तो या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, और कोई एरर नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि क्या है, नॉन डिफाइनिंग पार्ट है, और जो नॉन डिफाइनिंग पार्ट है उसका क्या है दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रह जाए तो गम नहीं, चले जाए तो कम नहीं। पॉइंट समझा मेरी बात, मतलब इसका सेंटेंस के गलत या सही होने से इस रेफरेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा दो। अब रविंद्रनाथ टैगोर तो खुद ही एक नाम है सेंटेंस का, तो दोस्तों ये तो खुद ही सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इस पर कोई फर्क पड़ना नहीं है इस नाम के ऊपर, तो इनके नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ना और नाम कोई एरर हो नहीं सकती। दोस्तों उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ये सभी को पता है, ये कोई एरर हो नहीं सकती। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बीच में बची कौन, वर्ब, बीच में कौन बची, वर्ब, और ये हमारा नॉन डिफाइनिंग पार्ट है सेंटेंस का, ठीक है दोस्तों। हमारे पास क्या बची, केवल वर्ब। अब वर्ब को देख लेते हैं क्या है, क्या वर्ब में एरर है, एक्चुअल में बिल्कुल है। देखते हैं क्या है, क्योंकि एक ही जगह एरर दिख रही है। अब देखो एरर क्या है दोस्तों, ये समझना, फाइंड, फाउंड, फाउंड,
फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फाउंड है, थर्ड फॉर्म फाउंड है। पॉइंट समझना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो फाइंड का मीनिंग होता है दोस्तों टू गेट, पाना। फाइंड का मीनिंग होता है टू गेट, पाना। तो इसकी सेकंड, जब फाइंड का मीनिंग पाना होता है, टू गेट होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसकी सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या क्या होती है, फाउंड और फाउंड। जब फाइंड का मीनिंग टू गेट, पाना होता है, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फाउंड और फाउंड। लेकिन जब फाइंड की जगह हमने यहां पे लिख दिया फाउंड, क्या लिख दिया, फाउंड, तो ये वाला फाउंड यहां नहीं लिखा, ये फाउंड खुद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म जब फाउंडेड और फाउंडेड हो गई, जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो गई दोस्तों, फाउंडेड और फाउंडेड हो गई, तो इस फाउंड का मीनिंग हो जाता है टू एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश, स्थापना करना। पॉइंट समझे आप मेरा, मैंने क्या बोला, अगर फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका मीनिंग है टू गेट, पाना, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाउंड है तो उसका मीनिंग क्या है दोस्तों, टू एस्टैब्लिश, स्थापना करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड और फाउंड सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया, पाना हो गया। लेकिन अगर मैं फाउंड की बात करूं तो इसका मतलब है टू एस्टैब्लिश, स्थापना करना, और जब ये फाउंड स्थापना करना है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी, फाउंडेड और फाउंडेड। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर फाउंड शांति निकेतन। एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर आज जिंदा नहीं है। दूसरी बात, शांति निकेतन आज नहीं बना, पास्ट में बना था, और पास्ट में बना था इसका मतलब इसका टेंस भी कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसका टाइम पास्ट है। ना तो आज रविंद्रनाथ टैगोर जिंदा है और ना तो शांति निकेतन आज बना है, यह स्थापना हुई है, जो ये रेफरेंस दे रहा है। मीन्स इस जो स्टेटमेंट है इसका टेंस कब का रहा होगा, पास्ट का, क्योंकि साफ साफ इसका टाइम कब का दिख रहा है, पास्ट का, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग तो टेंस डिसाइड करते हैं, बातें आपको पता होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो टाइम है वो कब का है, पास्ट का, यानी टेंस भी पास्ट का हो गया। और अगर ये टेंस पास्ट का हो गया तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी ये फाउंड जो है फाइंड की क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को पाया था कि उसकी स्थापना की थी, ऑब्वियस सी बात है उसकी क्या की होगी, स्थापना की होगी। और अगर उसकी स्थापना की होगी तो यहाँ फाउंड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, फाउंडेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म फाउंड की एस्टैब्लिश, स्थापना करने की क्या होगी, फाउंडेड। तो याद रखना, अगर सेंटेंस के अंदर आपको कभी भी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज गिवन है तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में एरर होने के चांसेस, नॉन डिफाइनिंग पार्ट, क्योंकि वो फ्रेज और क्लॉज दोनों हो सकती है। अगर वर्ब है तो आपको पता है क्लॉज हो जाएगी, अगर वर्ब नहीं है तो उसको हमने नॉन डिफाइनिंग फ्रेज बोल दिया, इसलिए मैंने इसको नॉन डिफाइनिंग पार्ट बोल दिया। तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई नॉन डिफाइनिंग पार्ट गिवन है तो आप ये बात याद रखिए, उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप अपने सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस कीजिए, रादर उस नॉन डिफाइनिंग पार्ट को बार बार समझ रहे। क्यों, क्योंकि वो सेंटेंस की एक ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको अगर आप सेंटेंस में से हटा भी दें तो पूरे के पूरे सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन, सेंटेंस बिल्कुल सही है, पॉइंट समझ गए। इसमें अगर आप ये लिखते हैं तो ये मात्र एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पॉइंट क्लियर होता है। दूसरी बात, फाउंडेड मीन्स क्या होता है, टू एस्टैब्लिश, स्थापना करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। जबकि फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, टू गेट, पाना। क्लियर है पॉइंट, चले आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोगों को खुद भी पता है, मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जो हमारी समझना इस क्वेश्चन को, जो हमारी प्रेपोजिशन होती है या तो उसके बाद दोस्तों नाउन या प्रोनाउन गिवन होता है, ठीक है दोस्तों। या तो प्रेपोजिशन के साथ क्या गिवन होगा, नाउन या प्रोनाउन। जो प्रेपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अब वो आगे बहुत सारी चीजें हैं उसमें, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, वो सारी बातें बाद की हैं। प्रेपोजिशन के बाद पहली बात तो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, और नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उस प्रेपोजिशन के कौन होते हैं दोस्तों,
क्या होते हैं वो उस प्रेपोजिशन के? ऑब्जेक्ट होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। एक बात आपको समझ लेना, सब्जेक्ट नहीं हो सकते, वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। और प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट अलग होता है और वर्ब का सब्जेक्ट अलग होता है। ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। सारी बातें जब चैप्टर वर्ब पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब दूसरी बात, अगर आपको प्रेपोजिशन के बाद, सपोज करो अगर आपको प्रेपोजिशन के बाद वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए? प्रेपोजिशन के बाद वर्ब मिल जाए, तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि जब वर्ब आपको अगर कोई मिल जाती है तो उस वर्ब के अंदर आप क्या लगाएंगे? ING, केवल, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ब के अंदर जब आपने ING लगा दिया तो वर्बिंग क्या हो जाती है? ये बातें हम करेंगे अभी धीरे धीरे आगे। उस वर्बिंग को हम बोलते हैं जीरंड, और जीरंड जो है वो इक्विवेलेंट किसके होता है? नाउन के। मीन्स अगर आपको प्रेपोजिशन के बाद वर्ब मिल जाती है तो ये वर्ब गलत है, इसकी ना तो केवल वर्ब सही है, ना तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, दोनों ही गलत है। केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म सही होगी? ING, क्योंकि वर्बिंग किसके इक्विवेलेंट होता है? जीरंड के, और जीरंड क्या होता है? नाउन होता है। पॉइंट समझ गए? अगर इस क्वेश्चन को मैं इतना देखता हूं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, द गवर्नमेंट इज, मेरी लिंकिंग वर्ब है। अगर ये मेरी लिंकिंग वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा उसका कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल सही है, कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड, ठीक है दोस्तों। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, कोई भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। ये एडजेक्टिव तीन में से एक, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड। अब देखो, जैसे ही ऑफ क्या आई दोस्तों, ऑफ क्या बनी? मेरी प्रेपोजिशन बनी। अगर ऑफ मेरी प्रेपोजिशन है तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऑफ मेरी प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है या तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, या तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। और अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है, वो किसी भी वर्ब की फॉर्म में है, तो ना तो वह वर्ब हो सकती, ना तो वह वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती, वो केवल क्या होगी? वर्बिंग। और वर्बिंग इक्विवेलेंट किसके होता है? जीरंड के, और जीरंड कौन होता है? अपने आप में नाउन होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, यहां तो देखो वर्ब के साथ ईडी लगा है, जो कि गलत हो गया, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइनलाइजिंग। पॉइंट समझे? तो आंसर बना, द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड। और मैंने आपको बताया भी था, अभी नहीं बताया, आगे बताऊंगा कि जितने भी वर्ब, क्या बताया था मैंने, अगर जो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, मेन वर्ब में बातें कर रहा था मैं, उनके सबके ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट। लेकिन ऐसा लिंकिंग वर्ब के केस में भी होता है। कैसे होता है वो बातें अभी हम आगे करेंगे, लेकिन देखो इस केस में है, इज लग गई लिंकिंग वर्ब, तो इसमें जितने ऑब्जेक्ट गिवन है सारे इनडायरेक्ट हैं। आप देखो, आप देखो, देखो, आप देख लीजिए। तो ऐसा लिंकिंग वर्ब में भी होता है। कब होता है? ये बातें हम थोड़ा समय आने दो, उसके बाद करेंगे। कुल मिला के मैंने आपसे कहा कि देखो सारे ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। आप देखो एक भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। पॉइंट समझे मैंने क्या कहा? तो कहने का मतलब मेरा फिलहाल के लिए इतना हुआ कि देखो यार, इंग्लिश में बहुत गहराई है। अगर आप ध्यान से समझ के देखो तो इंग्लिश बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बस आपको सोचना और समझना है। मैं फिर कहता हूँ आपसे, तो देखिए, द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि मैंने आपसे बताया, या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होगा, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा जो उसका ऑब्जेक्ट बोला जाता है, या तो दोस्तों वर्ब होगी, तो वर्ब ना तो वर्ब हो सकती, ना तो वर्ब्ड हो सकती, वो केवल क्या होगी? वर्बिंग। वर्बिंग क्या होता है? जीरंड। जीरंड इक्विवेलेंट किसके होता है दोस्तों? नाउन के। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर इतना पॉइंट आपको क्लियर है तो उम्मीद है अच्छे से समझ आ ही गया होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपने किया भी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार किए। बस देखना, रीतु सब्जेक्ट, एडवाइज्ड मेन वर्ब।
अब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है ये आप डिसाइड करेंगे। मेन वर्ब तो है, लेकिन इस मेन वर्ब को भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी हमें ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एडवाइज्ड के बाद क्या लिखा, हर चाइल्ड, लेकिन बीच में क्या लगा दी, प्रेपोजिशन। तो ये लगा दी प्रेपोजिशन, ये इस प्रेपोजिशन का क्या बना के दे दिया उसने, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप खुद ही देख रहे हो, अगर एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है तो बाकी सारे तो होने ही होने हैं। साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है फिर तो, ठीक है दोस्तों। वो तो फिर आपको वैसे भी पता है, अगर एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता तो बाकी सारे इनडायरेक्ट होने ही होने। अब जब एक ही इनडायरेक्ट है तो बाकी सारे तो अपने आप ही इनडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि एक मेन वर्ब के लिए मैक्सिमम एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, जो किसकी हेल्प से बनेंगे, प्रेपोजिशन की हेल्प से। बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन देखते हैं। रितु एडवाइज्ड, दोस्तों अगर इस एडवाइस के बाद प्रेपोजिशन टू लिखी है, इसका बहुत सीधा सा मतलब एक ही बात है कि ये वर्ब अपने आप में अभी जो दिख रही है नेचर में वो कैसी दिख रही है, इन ट्रांजिटिव। और अगर ये इन ट्रांजिटिव दिख रही है तो ये बहुत सीधी सी बात है, एक्शन को किस पे ट्रांसफर कर रही होगी, अपने सब्जेक्ट पे, जो कि पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन बताएगा, रितु एडवाइज्ड हर चाइल्ड। तो दोस्तों रितु ने जो सलाह दी होगी वो अपने बच्चे को दी होगी कि क्या नाम है दोस्तों, खुद को दी होगी। किसको दी होगी, ऑब्वियस सी बात है किसको दी होगी, अपने बच्चे को दी होगी। और अगर अपने बच्चे को सलाह दी होगी तो बहुत सीधी सी बात है कि ये वर्ब हो ही नहीं सकती, कैसी, इनट्रांजिटिव। ये वर्ब सीधी सीधी कैसी दिख रही है, ट्रांजिटिव वर्ब। और मैंने कहा रितु एडवाइज्ड हर चाइल्ड, एडवाइज किसको करा, एडवाइज्ड हुम। और मैंने क्या कहा था, मेन वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई भी कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो हुम से रिप्लाई आ गया, हर चाइल्ड। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि रितु एडवाइज्ड हर चाइल्ड, तो सलाह उसने अपने बच्चे को दी होगी, खुद को नहीं। क्योंकि अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव हो गई तो ये एक्शन को किस पे ट्रांसफर कर देती है, अपने सब्जेक्ट पे। इसका मतलब रितु ने एडवाइस खुद को दे दी थी, जो कि नहीं है। सलाह उसने अपने बच्चों को दी है, इसका मतलब ये हर चाइल्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर मैंने आपसे कहा था किसी भी सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब के लिए, एक ट्रांजिटिव वर्ब के लिए मैक्सिमम एक ही ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो सकता है, बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी हेल्प से बनते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं, प्रेपोजिशन की हेल्प से बनते हैं। और अगर मैं इस बात को करूं तो देखो ये रहा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, इनडायरेक्ट। देखो टू प्रेपोजिशन लगी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव हो गई। तो इन्फिनेटिव तो खैर इक्विवेलेंट नाउन के ही होता है, बट है तो प्रेपोजिशन ही। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब्स बोलते हैं। सेमी वर्ब्स का मतलब क्या है दोस्तों, ये वर्ब का काम भी करती हैं जहाँ जरूरत पड़े, और उसके अलावा किसका काम भी करती हैं दोस्तों, नाउन भी बनने का काम करती हैं। अब ये देखो वर्ब का काम कैसे कर रही है, प्ले वर्ब है, वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। तो देखो इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, प्ले व्हाट, क्रिकेट। तो इस वर्ब के हिसाब से अगर ये नाउन भी हो गया इसका, और ये खुद भी नाउन है। और अगर ये सेमी वर्ब बन गए इन्फिनेटिव नाउन के, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें अभी समय आने तो धीरे धीरे सीखेंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि जो इन्फिनेटिव होती है ना सेंटेंस के अंदर, सेमी वर्ब की तरह काम करती है। और सेमी वर्ब का मतलब है आधी वर्ब है, आधा वाक्य, इक्विवेलेंट नाउन के बोला जाता है इसको। और देखो दूसरा भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रही प्रेपोजिशन, ये रहा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसा है, इन डायरेक्ट है। पॉइंट क्लियर हो? तो मैं आपसे यही कहता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस टाइम लेते हैं, बशर्ते कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। और एक बार बेसिक्स बन गए तो कैसा भी क्वेश्चन आप टैकल करना, आपको खुद ही क्वेश्चंस 90% ईजी लगने लगेंगे। 1% 10% तो सबको होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्जाम कहता है कि जो चीज़ क्लिक ना हो उसको तुरंत छोड़ो। हर चीज़ लगाने से सिलेक्शन नहीं होता कि आप पकड़ के बैठ गए और कसम खा ली कि एक ही क्वेश्चन घिसते रहेंगे, पता चला एग्जाम ही निकल गया। तो आप मेरा पॉइंट समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो सीधी सी बात ये, यहाँ पे जो एडवाइस लिखा है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन की कोई भी जरूरत नहीं थी। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको देखते हैं दोस्तों।
इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप छोटी सी एक बात समझना, मैं आपसे बता देता हूँ, ये बातें हम करते रहेंगे। देखिए जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, तो जो लोग वाकई मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं और सीरियसली देखते हैं, उन्हें मैं बस एक सलाह दूंगा, इन वीडियोस में मैं जितने कंसेप्ट बता रहा हूँ उनको नोट्स बनाते रहो। बहुत काम की चीज़ें हैं, पता नहीं कहाँ टकरा जाए। जो ये चैप्टर कंजंक्शन है ना, इसके अंदर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर कंजंक्शन के अंदर दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। दो वर्ड्स होते हैं इसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे, एक होती है रैंक और एक होती है क्वालिटी। सारा खेल इसी का है बस कंजंक्शन चैप्टर के अंदर। कंजंक्शन जो चैप्टर है इसके अंदर दो ही चीजों का खेल है, एक रैंक का और एक क्वालिटी का। एक बात याद रखना आप, ठीक है दोस्तों। अब आप एक बात याद रखना, क्वालिटी तो चेंज हो जाएगी, क्वालिटी तो चेंज हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग? कंजंक्शन की नेचर के अकॉर्डिंग क्वालिटी तो चेंज हो जाएगी। क्वालिटी डिपेंड करती है किस पे? डायरेक्टली कंजंक्शन पे। लेकिन रैंक कभी भी चेंज नहीं हो सकती, रैंक कभी भी चेंज नहीं हो सकती। रैंक चेंज ना होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कॉमा लगाया है और कॉमा के आगे का वर्ड नाउन लिखा हुआ है, तो कॉमा के बाद भी आपको एक नाउन ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई कंजंक्शन एंड लगाई है, तो ठीक है, अगर इधर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है तो इधर भी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही होगी। अगर मान लीजिए आपने कंजंक्शन लिखी है कोई और आपकी इधर की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, तो इधर की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको एडवर्ब ही रखनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं रैंक। पॉइंट समझ रहे मेरी बात आप? तो मेरे कहने का मतलब है कंजंक्शंस के दोनों साइड की रैंक हमेशा सेम होती है, क्वालिटी कंजंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। मान लो बट लगा दूं तो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर हो गया, मतलब अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये बात याद रखना कि कंजंक्शंस के अंदर रैंक हमेशा सेम होती है। जैसे राम एंड श्याम, ही इज डूइंग हिज वर्क कूलली एंड कामली, he is intelligent and meritorious। कैसा है इंटेलिजेंट, कैसा है मेरिटोरियस, कूलली कैसा है शांत, कामली कैसा है शांति से काम करने वाला। पॉइंट समझ रहे हैं मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? तो आप ये चीज याद रखिएगा, कंजंक्शन चैप्टर के अंदर जब भी आप इस पॉइंट को रखें तो कंजंक्शन में बेसिकली दो ही पॉइंट्स होते हैं ध्यान देने के, एक होती है रैंक और दूसरी होती है दोस्तों हमारी क्वालिटी। तो रैंक हमेशा सेम होगी, चेंज क्या होगी? क्वालिटी होगी। पॉइंट आई यू एंड ही ऐसे करके बनाते हैं ना ऑर्डर 1 2 3 2 3 1 जनरल ऑर्डर। तो देखो अगर आपके प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की सीरीज आ जाएगी, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो एडवर्ब। तो पहला ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना ही रखना है। अगर आपको इतनी बात समझ आती है, उम्मीद है ये बात आपको समझ बहुत अच्छे से आ गई होगी। अगर आपके बात समझ आ गई तो अब देखो मैं आगे की बात आपको समझाता हूँ। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आपको एक कॉमा तो ये दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, एक कॉमा। चलो इस तो कॉमा वैसे ही सेपरेट करने के लिए एक एंड ये लिखा। आपको फिलहाल दो कंजंक्शंस दिखाई दे रही हैं। अब आप इन दो कंजंक्शंस को देखो। देखो आप एक चीज ध्यान से देखना, इस कॉमा के पहले सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ओपनिंग से। ओपनिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म कौन से फॉर्म में? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है अभी ये? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हिंट दे देता हूं, जिनका एक्चुअल में क्या है? सब्जेक्ट तो है लेकिन वो फाइनाइट नहीं है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से बंधी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट है। आप समझना, इसको नॉन फाइनाइट बोला, इसका मतलब ये हो गया कि जो ओपनिंग लिखा है इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो फाइनाइट वर्ब हो जाती, क्योंकि फाइनाइट वर्ब का तो अपना सब्जेक्ट होता है। पॉइंट समझ रहे हैं? इनके भी सबके सब्जेक्ट, लेकिन इनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, हम डिटेल में बात करेंगे। कुल मिलाकर आपको ये समझना है, ये लिखा था ओपनिंग, और ओपनिंग वर्ब की कौन सी थी? आईएनजी फॉर्म, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो आप इसको फाइनाइट बना लेंगे, ना कोई सब्जेक्ट है इसका आगे। अब लगा क्या? कॉमा। कॉमा लगा तो आपको याद रखना है कि कॉमा के बाद फिर वर्ब गिवन है, और अगर वर्ब गिवन है तो अभी मैं पीछे बता के आया हूं, हमारी रैंक हमेशा कैसी होगी? सेम होगी। तो आपकी मजबूरी है यहां भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना? आईएनजी। इसलिए यहां भी क्या लिखा हुआ है? रीडिंग। बहुत ध्यान से समझना। दूसरी बात, फिर क्या आ गई? कंजंक्शन। फिर कंजंक्शन आ गई तो क्या लिखा है? सेंड। तो सेंड वर्ब की फिर कौन सी फॉर्म है? फिर वर्ब है सेंड, तो इसका मतलब आईएनजी। फिर उसको क्या बनाओ? जीरंड। जीरंड नहीं, सॉरी, नॉन फाइनाइट फॉर्म है इसकी है। अभी ये फिर क्या है? वर्बिंग नॉन फाइनाइट वर्ब।
ठीक है दोस्तों, कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यहां समझने की बात यह है दोस्तों, ओपनिंग, रीडिंग, सेंडिंग, तीनों ही वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है, और तीनों ही कौन सी फॉर्म में है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोली जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपने इसको कॉमा और एंड कंजंक्शन से इन तीनों को अलग किया, तो आप याद रखना, चूंकि मैंने क्या कहा था, रैंक हमेशा सेम रहेगी। तो देखो, ओपनिंग, रीडिंग और सेंडिंग, तीनों ही वर्ब्स को आपने अलग अलग लेकिन रैंक सेम कर दी, और रैंक सेम हो गई तो यहां तक सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में ये भी एरर आ सकती थी, ओपनिंग के बाद या टू रीड कर देता, या सेंडिंग की जगह सेंट कर देता, टू सेंड कर देता, कुछ भी कर सकता था वो। अब जितनी भी ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनका एक सब्जेक्ट है, वो कौन है? ये रहा ही। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट तो है, कौन है? ही। अब ये बहुत आगे की बातें हम करेंगे कि इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका वर्ब कहाँ है, ये रही इसकी वर्ब। ठीक है, वो बहुत आगे की बातें वो एक समय के साथ सीखेंगे। फिलहाल इन सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो सब्जेक्ट है वो है, क्योंकि वर्ब है तो सब्जेक्ट तो होगा, सब्जेक्ट ही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप उठा के देखो अगर कहीं ना कहीं, तो देखो ही को यहां रख के देखो, तो ही ने ही तो लेटर को ओपन किया था। ही क्या कर रहा था? उनको रीडिंग देम केयरफुली, एंड ही क्या कर रहा था? सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क। और उसके बाद उसी ने क्या करा? डिक्टेट क्या करा? आंसर्स विद देम। तो पॉइंट समझना, कुल मिला के नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट कौन है? ही है। क्यों है? ये बातें हम बाद में करेंगे। और ही के बाद ये सब्जेक्ट है, इसकी ये रही वर्ब, है ना। डिक्टेटेड व्हाट? उसने डिक्टेट क्या किया? आंसर्स। तो डिक्टेट क्या हुए? आंसर्स हुए, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है दोस्तों? डायरेक्ट है, इसका मतलब देम कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट किसकी हेल्प से बनेगा? प्रेपोजिशन की हेल्प से। बिल्कुल सही बात है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? लेकिन आप एक चीज देखो दोस्तों, अब यहां पे समझना क्या है, विद और टू, इन दो प्रेपोजिशंस को समझो। ये बातें मैंने एक और सेट में करी थी और कहा था इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, विद जो प्रेपोजिशन है वो एसोसिएशन की है। विद प्रेपोजिशन किसकी? एसोसिएशन, साथ दिखाने की। आई एम ऑलवेज विद यू, समझ रहे? लेकिन टू जो प्रेपोजिशन है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो होता है रिसीवर या तो डेस्टिनेशन। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? विद जो प्रेपोजिशन है वो एसोसिएशन की है, समझ रहे दोस्तों? आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है दोस्तों, तो विद एसोसिएशन, आपके साथ जुड़े रहना के साथ, इसके और जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसको यूज कर लेते हैं, इन जनरल यूज कर लेते हैं किसी के भी साथ। आई विद माई फ्रेंड्स, तो विद एसोसिएशन जनरल फॉर्म में आप किसी के भी साथ दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन टू जो प्रेपोजिशन है वो या तो रिसीवर रेसिपिएंट को दिखाती है या तो डेस्टिनेशन को दिखाती है। अब आप एक चीज समझना, ही डिक्टेटेड आंसर्स। दोस्तों, मैंने आंसर डिक्टेट किए, और मैंने जब आंसर डिक्टेट किए तो जो देम है वो रिसीवर था, उनको सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? सामने वाला उसका रेसिपिएंट रिसीवर था कि नहीं था? जब वो रिसीवर था तो विद क्यों लगा रहे हो? टू लगाओ ना। तो इंग्लिश को रटो मत, बेसिक्स क्लियर करो। लेकिन अगर मैं इस जगह डिक्टेटेड की जगह दोस्तों डिस्कस्ड लिख देता, ही डिस्कस्ड, तो डिस्कशन तो किसी के साथ ही होगा ना, एसोसिएशन की बात होगी ना इन जनरल, तो फिर विद आ जाता। तो अगर यहां लिख देता ही डिस्कस्ड आंसर्स, तो फिर विद देम सही होता। तो टू प्रेपोजिशन का केवल यूसेज डेस्टिनेशन तक ही नहीं है, टू रेसिपिएंट रिसीवर को भी दिखाता है। आई गिफ्टेड अ साड़ी टू यू, तो यू उसका रेसिपिएंट है, रिसीवर, इसलिए वहां क्या बोला गया? टू। थैंक्स टू यू, तो मैं थैंक किसको बोल रहा हूं? यू को, तो यू उसको रेसिपिएंट रिसीवर है, इसलिए तो आपने उसको क्या बोला दोस्तों? थैंक्स टू यू। तो कॉमन सेंस से अगर आप समझे हो तो ये बना, ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स टू देम। मैंने आंसर डिक्टेट करे और आपने उसके क्या थे? रेसिपिएंट थे, आपने उनको सुना, तो आप इनके कौन हो गए दोस्तों? ही डिक्टेटेड आंसर्स टू देम। लेकिन अगर यहाँ डिक्टेट की जगह डिस्कस्ड होता तो हम बोलते हैं डिस्कस्ड, तो डिस्कशन की बात आ गई, डिस्कस्ड आंसर्स विद देम, क्योंकि डिस्कशन में एसोसिएशन होता है, इन जनरल होता है वो।
पॉइंट समझ गए दोस्तों, सभी के साथ होता है डिस्कशन, लेकिन डिक्टेट जिसको हम कर रहे हैं क्योंकि दैम उस डिक्टेशन का रेसिपिएंट है। डिक्टेशन समझ रहे हो, जो हमने साइटे बोला है उसको उसने क्या किया है, रिसीव किया, तो उसका रेसिपिएंट है। पॉइंट क्लियर हुआ। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही गए होंगे दोस्तों। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज की वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर कहूँगा दोस्तों, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से करिए भी और करवाइए भी। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।